अच्छा, लास्ट की क्लास में सब कुछ समझ आ गया कि नहीं? सर वो एक बार वो जो रेजोनेंस वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर था, एक बार बताओ ना। ये इस टाइप के एग्जाम्पल था। ठीक है, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, एक और ले लेते हैं। ये बताना ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा। तो एक्चुअल में देखिए, यहाँ पे रेजोनेंस में जाएगा ये, यस और नो? हाँ। बोलो। सभी में यस। रेजोनेंस में जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड बना रखे, तो लोन पेयर सभी के पास, राइट? तो क्या होगा इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? नीचे बनाता हूँ, विजिबल ना हो कभी। O माइनस CH3 और Cl क्लोरीन नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो अब आप एक बार बताइए, हमने सीखा था कि डबल बॉन्ड के जो एटम डबल बॉन्ड से कनेक्टेड एटम, उस पर डिफरेंट एटम होने चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, मॉलिक्यूल होना चाहिए, डिफरेंट है। एक CH3 और एक Cl है। इधर एक ऑक्सीजन माइनस है और एक CH3 है, दोनों डिफरेंट हो गए। तो इसका मतलब ये क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा ये कंपाउंड। ठीक है, इसी टाइप से एक्चुअल में क्या होगा, ये देखो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से जाएगा, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेंगे? यहाँ पर प्लस O माइनस और CH3। तो देखो, वन साइड इधर, एक साइड तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हो गए, O माइनस और CH3 डिफरेंट है। लेकिन आप इधर जाएंगे एक साइड, इधर जाएंगे तो CH2 मिला, इधर भी CH2 डिफरेंट नहीं है। इधर आगे चलो CH2, यहाँ से भी आगे CH2, फिर दोनों के लिए कॉमन हो गया। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं नहीं करेगा। करेगा। इसी टाइप से ये देखो, ये रेजोनेंस में जाएगा, तो रेजोनेंस में जाने पर क्या होगा? O माइनस, ठीक है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 है। देखो इधर तो डिफरेंट है ही, और इधर CH2 मिला और इधर CH3 मिला। तो ये नाइट्रोजन के दोनों साइड क्या हो गए? इधर भी डिफरेंट ग्रुप हो गए और यहाँ पर भी डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। मतलब समझ आया कि नहीं आया? बोलो, हाँ। यस और नो? यस आया। हाँ ठीक, कब कर दें? सर, हाँ। अगर एक मतलब आपने बताया ना, कंपाउंड रहे और उसमें एक जगह पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करा और एक जगह पे नहीं करा, तो हम्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहेंगे क्या उसको? बिल्कुल कहेंगे, कहीं ना कहीं से तो शो कर रहा है ना वो। हाँ। तो आपने अभी जब मैंने आपको पीछे कराया था नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो वहां से एक एग्जाम्पल बताया था, यहाँ पे लिखा था और बोला था हाँ। CH2, जहाँ पे एक प्रॉब्लम आई थी बाद में, जो कि वो पाई बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर रहा था, दोनों हाइड्रोजन थे, बाकी इधर के तो कर रहे थे ना। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे फाइंड किया था हमने? जो कि आंसर 4 आया था, याद है? यस। 4 आंसर आया था। इसका मतलब अदर जो डबल बॉन्ड है उनकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है। इसका मतलब अगर ऐसा कोई कंपाउंड आता है जिसमें एक साइड से तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो ना करे, दूसरी साइड से कर रहा है, तो उसको आप क्या बताओगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पर अब अभी हमने क्या पढ़ा था आइसोमेरिज्म में? आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में हमने क्या पढ़ा है? एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक स्टीरियो आइसोमर, यस और नो? हाँ। अब स्टीरियो आइसोमर में हमने 2 टाइप डिवाइड किए थे। एक क्या था? ज्योमेट्री। ज्योमेट्रिकल, एक ऑप्टिकल। क्या था? जब अरे ज्योमेट्रिकल और कॉन्फ़िगरेशनल और ऑप्टिक। कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्फ़िगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल। इसमें हमने देखा था ज्योमेट्रिकल
और ऑप्टिकल। और उसके बाद ऑप्टिकल। कॉन्फॉर्मेशनल हमने इनफाइनाइट टाइप का बता दिया। ठीक है, तो अभी तक देखो हमने स्ट्रक्चरल कर लिया है, स्टीरियो का कॉन्फ़िगरेशनल से ज्योमेट्रिकल कर लिया है। बात चलेगी ऑप्टिकल। तो अभी ऑप्टिकल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऑप्टिकल में कुछ ना कुछ टर्म्स हम इसकी यूज करते हैं कॉन्फॉर्मेशनल की, जैसे न्यूमैन प्रोजेक्शन हो गया, सोर्स प्रोजेक्शन हो गया। तो इसलिए पहले पढ़ेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। कौन से? कॉन्फॉर्मेशनल। उसके बाद आएंगे ऑप्टिकल पर। ठीक है, देखिए जरा ये स्ट्रक्चरल में कौन कौन से थे? चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, और कौन सा था? टोटोमर आइसोमर। राइट, चलो तो आज पहले पढ़ेंगे कॉन्फॉर्मेशनल। ठीक है, इनको रोटामर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोटामर्स भी बोलते हैं। मेनली देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास एक कंपाउंड है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो ग्रीन कलर, इसको डिफरेंट एटम मान के चलेंगे आप, और हाइड्रोजन, इस व्हाइट वाले को हाइड्रोजन, आप क्लोरीन ही मान लीजिए ग्रीन को। तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन है। ये जो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है दो कार्बन के बीच में, जो ब्लैक कलर कार्बन है, इनके बीच में जो है बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, यानी कि रोटेशन पॉसिबल है। और ये रोटेशन पॉसिबल है तो इनफाइनाइट नंबर के ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर बन सकते हैं। लेकिन हमें अपना रिएक्शन मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे काम की चीजें जो है, कुछ स्पेसिफिक मॉडल ही जरूरत है। हमें ज्यादा मॉडल की जरूरत नहीं है। किसमें? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। इनफाइनाइट नंबर के आइसोमर बन सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको उस दिन बताया था कि अभी देखो ये क्लोरीन और इस क्लोरीन का यहाँ पे दो एटम बीच में है। ठीक है, इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच में अगर आप देखेंगे तो 0 डिग्री का एंगल दिखाई देगा। उसी को बोलते हैं डायहेड्रल एंगल। क्या बोलते हैं? डायहेड्रल एंगल, जो कि आपको कितने का दिख रहा है? 0 का। अगर मैं इसको थोड़ा भी इधर कर देता हूँ, सपोज ये अब देखो 30 का दिखेगा। अब इसको देखो बीचों बीच लेकर आता हूँ, 60 का हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से क्या होता रहेगा, ये रोटेट हो के आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री रोटेट करते चले जाओ, पॉइंटों में रोटेट करो, तो जिसकी वजह से नंबर ऑफ इनफाइनाइट आइसोमर यहाँ पर पॉसिबल है। लेकिन कुछ हमारे स्पेशली आइसोमर है जो हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे अब देखो, इसको देखने का नजरिया वैसा अलग अलग है और कुछ नहीं। जो अभी मेन आइसोमर हम पढ़ने वाले हैं, मतलब इसके टाइप, देखिए अगर आप इस कार्बन की साइड से देखते हो, यहां से देखते हो, तो आपको देखो सिर्फ 1 कार्बन दिखाई देगा, तो इसको हम बोलेंगे फ्रंट कार्बन। और जो पीछे वाला कार्बन है आपको नहीं दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है क्या पीछे वाला कार्बन? बोलो। नो। नहीं, तो उसको बोलते हैं बैक कार्बन। यानी कि जब आप इस डायरेक्शन से देखते हो तो इसको बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। कौन सा प्रोजेक्शन? न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन ठीक है, प्रोजेक्शन। ओके। अगर इसी को मैं थोड़ा सा रोटेट करके दिखा दूं, ऐसे दिखाता हूं, अब आपको दोनों कार्बन दिखाई दे रहे हो। हाँ। यस और नो? हाँ। यस। इसको बोलते हैं शॉहर्स प्रोजेक्शन। कौन सा प्रोजेक्शन? शॉहर्स प्रोजेक्शन। और अगर मैं इसको ऐसे दिखाता हूं, आप देखो, दिख रहा है? तो क्लियर दिख रहा है। तो इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। ये होता है 2D में। किसमें होता है ये? 2D में होता है। ये होता है हमारा फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, तो हमारे 3 टाइप के प्रोजेक्शन ये हो गए। एक होता है वेज डैश प्रोजेक्शन। तो वेज डैश में क्या होता है, यही आपका जो शॉहर्स होता है उसी को सॉलिड और डैश लाइन पे शो कर देते हैं, तो वो हमारा वेज डैश प्रोजेक्शन बन जाता है। तो यानी कि हमारे यहाँ पर जो मेनली होंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर में, हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ने वाले हैं, एक होगा न्यूमैन प्रोजेक्शन, शॉहर्स प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन, और एक होगा वेज डैश प्रोजेक्शन। ठीक है, ये मेनली हम 4 टाइप के, जिसमें से सबसे ज्यादा ये पढ़ा जाएगा न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन में देखिए, अभी मैंने आपको ऐसे दिखाया इसको। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, इसमें ऐसे दिखाया। ठीक है, तो यानी कि ये जो कार्बन होगा ये तो फ्रंट में दिखाई देगा, आपको पीछे वाला कार्बन नहीं दिखाई देगा। तो जो फ्रंट में कार्बन है, इसको मैं बता रहा हूँ, जो फ्रंट में कार्बन है उसको हम डॉट से शो करेंगे इस टाइप से। यानी ये जो कार्बन है ये हमारा फ्रंट वाला कार्बन। ठीक है, यहाँ पर कोई भी एटम है, मान लेता हूँ A,
बी और सी। अब बात आती है पीछे वाले कार्बन को दिखाने के लिए, आपको जो बैक साइड का कार्बन है उसको दिखाने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, ये सर्किल यूज करना पड़ेगा इस टाइप से, और इसके पीछे कुछ भी हो, ई, डी और जी। तो ये हमारा हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन, यानी कि जो डॉटेड है ये फ्रंट कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है, फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन। और ये है ये बैक कार्बन। ठीक है, अगर मुझे सौहर्ष बनाना हो तो सौहर्ष में मैंने क्या करा, इसी को थोड़ा सा ऐसे देखा है, यानी कि देखने का सिर्फ और सिर्फ नजरिया चेंज किया है। तो यानी कि इसको शो करने के लिए क्या करेंगे, हम इस टाइप से शो कर देंगे। और भी तरीके होते हैं, ये अभी मैं रिवर्स वाई बना रहा हूँ, तो आप सीधा बना लीजिए, ए बी सी डी ई और एफ। क्लियर है, तो ये हमारा क्या हो गया, सौहर्ष प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में क्या होगा, 2D होगी। फिशर प्रोजेक्शन में ऐसे शो करेंगे, ए बी सी डी। जस्ट आप इस पर ध्यान दीजिए, एबीसीडी उस पर ध्यान मत दीजिए एटम या ग्रुप पे, आपको ध्यान देना है इस पर, क्या इस टाइप से शो करेंगे, यहाँ पे इस टाइप से शो करेंगे, यहाँ पे इस टाइप से शो करेंगे। और जो वेज डैश होगा, वेज डैश को शो करने के लिए डिफरेंट तरीका है। वेज डैश में ऐसे हो सकता है कि आप ऐसे शो करें, एक सॉलिड लाइन हो गई और एक डैश लाइन हो, सॉलिड लाइन डैश लाइन। एक अभी मैं कुछ भी कहीं पे ना लिखता हूँ, बस ऐसे ही लिख दिया, बस अभी हमें ध्यान देना है कि मैंने लाइन किस टाइप से, यानी बॉन्ड किस टाइप से ड्रॉ किए। तो इस टाइप के जब सॉलिड और वेज, ये सॉलिड है और ये वेज डैश है, सॉलिड और डैश, मतलब इसको वेज बोलेंगे, इसको डैश, सॉलिड वेज डैश प्रोजेक्शन इसका नाम देंगे। ठीक है, यहाँ पर जब 2D में रहेगा, एक ही लाइन में रहेंगे, सब कुछ एक ही प्लेन में है, तो वो हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन बोला जाता है। सौहर्ष में इस टाइप से देखा जाता है, और न्यूमैन में आपका इस टाइप से देखा जाता है। जबकि इसी मॉलिक्यूल को देखने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, मैंने जो अभी आपको बताया। ऐसे देखेंगे, इधर से देखो, न्यूमैन हो गया। आप इसको ऐसे रोटेट करके देखो, दोनों कार्बन दिखाई देंगे, सौहर्ष हो गया। आप इसको ऐसे करके देखो, ठीक है, 2D में बन गया, तो 2D में बनने पर क्या हुआ, ये न्यूमैन हो गया। ओके, सर और मीन्स अगर ये इसी फॉर्म कॉन्फॉर्मेशनल को के टाइप्स नहीं है? ये सभी कॉन्फॉर्मेशनल में पढ़ते हैं। सिंगल बॉन्ड को तो रोटेट करके दिखा रहा हूँ, दिखाने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट है ना। टाइप नहीं है, टाइप तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हमारे काम की चीजें बस वही पढ़ रहे हैं, समझे कि नहीं? हाँ। नोट कीजिए, यस सर। देख ठीक, यहाँ पे देख, अभी क्या है, यहाँ पर देखिएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटेशन पॉसिबल है। रोटेशन पॉसिबल ड्यू टू सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो बॉन्ड पेयर है, इस बॉन्ड पेयर में अगर रिपल्सन होता है, इस बॉन्ड पेयर में अगर रिपल्सन होगा, तो उसको नाम है टॉर्सनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं उसको, टॉर्सनल स्ट्रेन। ठीक है, यानी कि जब ये आपस में, देखिए जो फ्रंट कार्बन है और जो बैक कार्बन है, अगर ये एक ही उसमें रहते हैं, यानी कि जो डायहेड्रल एंगल है अगर वो 0 का रहता है, थीटा इक्वल टू कितने का रहता है, 0 डिग्री का रहता है, तो उस टाइम पे क्या होगा, इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर में क्या हो सकता है, रिपल्सन हो सकता है। तो उस रिपल्सन को हम क्या बोलते हैं, टॉर्सनल स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, और अगर ये ग्रुप आपके बल्कि है, हो सकता है, अभी तो ये छोटे छोटे ग्रुप है, हो सकता है ये ग्रुप आपके क्या आ जाए, बल्कि आ जाए। अगर इस बल्कि ग्रुप की वजह से रिपल्सन है, इस बल्कि ग्रुप की वजह से रिपल्सन है, तो उनको हम बोलते हैं स्टेरिक स्ट्रेन या वॉन डर वाल रिपल्सन। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको, कि जब ये बॉन्ड पेयर रहेंगे, अगर इनमें रिपल्सन होती है तो उसको बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन, और अगर ये ग्रुप बल्कि हो जाते हैं तो बल्कि होने की वजह से स्टेरिक स्ट्रेन या वॉन डर वाल्स रिपल्सन बोला जाता है इसको।
क्लियर सभी के? अब देखिए इसको हमें, ये तो मैंने नॉर्मल बता दिया क्योंकि न्यूमेन में आप ऐसे नहीं देख सकते थे इसको, तो ये सॉहर्स बनाया मैंने। अगर इसका न्यूमेन मेरे को बनाना है तो न्यूमेन कैसे बनेगा देखो जरा। अभी कन्वर्जन हम सीखेंगे कैसे करेंगे। तो ये फ्रंट कार्बन है हमारा, देखो ये ऊपर लिखा हुआ ए, ठीक है, राइट में लिखा हुआ सी, तो राइट में सी लिखेंगे, लेफ्ट में बी लिखा हुआ तो लेफ्ट में बी लिखेंगे, यानी हम इधर से देख रहे हैं इसको। तो इसी के जस्ट पीछे आपका क्या दिखाई देगा, डी दिखाई देगा, जो कि पीछे वाला कार्बन ये है, जो कि मैंने किससे शो किया, सर्किल से शो किया है। तो यहाँ पे आ जाएगा डी, और राइट साइड में एफ है तो यहाँ पर एफ आएगा, और लेफ्ट साइड में ई है तो लेफ्ट साइड में ई आएगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया, देखिए ये वाला एंगल ए और डी आपके इस टाइप से है, एक दूसरे के जस्ट पीछे है। डायड्रल एंगल यहाँ पे कितने का है, 0 का है। तो अभी भी ये एंगल देखो क्या है, 0 का है। आपको देखिए इसके पीछे लिखना है तो साइड में तो थोड़ा लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि जस्ट उसके पीछे नहीं लिख सकते अपन। तो ए और डी एक साइड एक दूसरे के पीछे है, यानी इस टाइप का ये क्या है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्या है ये, न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्लियर सभी के? तो यानी कि ये जो केसेस मैंने लिखे हैं, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, तो यहाँ पर भी बॉन्ड पेयर रिपल्सन है दोनों में। यहाँ पर प्रॉपर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है। ठीक है, जबकि इसको अगर मैं रोटेट कर देता हूँ, देखो जरा थोड़ा सा मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। अभी एंगल कितने का, 0 डिग्री का। अगर मैं इसको रोटेट कर देता हूँ 60 डिग्री, तो अब ये देखो रिपल्सन, जो बॉन्ड पेयर रिपल्सन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और इस टाइप से इसको मैं और भी रोटेट करूं तो देखो फिर से वही बॉन्ड पेयर रिपल्सन आएगा। इसको मैं और भी रोटेट कर दूं तो फिर से बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम हो चुका है। फिर से रोटेट करें, फिर से बॉन्ड पेयर रिपल्सन आ गया, और रोटेट करो, फिर से रोटेट करो। तो यानी इस टाइप से डिफरेंट केसेस यहाँ पे क्रिएट होंगे, जिनको क्या बोलते हैं, अभी एक को इक्लिप्स बोलेंगे, दूसरे को गॉच बोलते हैं, फ्रंट ही आता है। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उससे हम बढ़ते हैं। तो यानी कि मेन मकसद अब हमारा इस पे है, इसको रीड करना है। तो टॉर्सनल स्ट्रेन क्या हो गया, ये रिपल्सन है बिटवीन बॉन्ड पेयर ऑफ फ्रंट कार्बन एंड बैक कार्बन। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे अभी मैंने बात की, ए बी सी डी ई और एफ, तो यहाँ पर देखो इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा, यानी कि यहाँ पर हमारा टॉर्सनल स्ट्रेन है, क्योंकि यहाँ पर थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो इसने टॉर्सनल एंगल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, टॉर्सनल एंगल भी हम इसको बोलते हैं। लिख देता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पर आएगा टॉर्सनल स्ट्रेन, इसकी वजह से बॉन्ड पेयर की वजह से। अगर मैं इसको 60 डिग्री रोटेट कर देता हूं, 60 डिग्री रोटेट करते हैं, किसी भी कार्बन को आप रोटेट कर सकते हो, या तो आप इस फ्रंट कार्बन को रोटेट कर दीजिए या पीछे वाले कार्बन को रोटेट कर दिया। अगर मैंने पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री रोटेट किया तो ये डी यहाँ पे आ जाएगा, और ये एफ यहाँ पे आ जाएगा, और ये ई यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, और यहाँ पर कोई टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं। और इसको बोलते हैं, देखिए जब एक दूसरे के जस्ट पीछे होता है तो इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं गॉच फॉर्म। चलिए गॉच बाद में करेंगे। स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पर कोई रिपल्सन नहीं है, यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर है वो जो डिस्टेंस हो गया उनके बीच में थीटा 60 डिग्री का एंगल आ गया, तो दोनों में स्टेबिलिटी में अगर बात देखी जाए तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी आपकी स्टैगर्ड में मिलती है इन कंपैरिजन टू गॉच, ये स्टैगर्ड इक्लिप्स्ड। तो स्टेबिलिटी जो होगी
क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन आ गई और रिपल्सन की वजह से क्या होता है, एनर्जी हो जाती है इंक्रीज, और एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि थीटा, जिसका थीटा अगर 60 डिग्री है तो उस पे आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू 0 डिग्री। दूसरी कंडीशन आप स्टैगर्ड भी बोल सकते हो, इक्लिप्स। समझ आया कि नहीं आया, बोलो। यस। नोट कीजिए। डन। हो गया। देख, अब हम देखेंगे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ऑफ इथेन। इथेन क्या होता है हमारे पास, CH3 CH3। ओके, इसको हमें देखना है, ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सभी को कहा हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा देता हूँ। तो कितनी कंडीशन सर बनेंगी देखो जरा। इथेन है या इथेन है? इथेन, ENE। ठीक है, यहाँ देखो अभी ये आपको कौन सी फॉर्म दिख रही है। अच्छा, थोड़ा सा इसको डिफरेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डिफरेंट लगाना पड़ेगा ताकि न्यूमैन आपको रोटेशन थोड़ा समझ आए। प्रोजेक्शन। अभी न्यूमैन प्रोजेक्शन है जिसको बोलेंगे इक्लिप्स फॉर्म, इसको भी आप हाइड्रोजन ही मान के चलिए। जस्ट थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने क्या करा है, इसको ग्रीन कलर से ले लिया है। ठीक है, अभी देखिएगा आप, अच्छा पीछे वाला भी ले लो। देखो सभी हाइड्रोजन है ये मान के चलेंगे आप, मैं रोटेशन करूंगा तो वो थोड़ा पता लगना चाहिए आपको। यहाँ देखिए अभी क्या है, ये अभी इक्लिप्स फॉर्म है, सभी को दिख रही है इक्लिप्स फॉर्म, यस। बोलो। अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ 60 डिग्री रोटेट करता हूँ तो देखो मैंने आगे वाले कार्बन को रोटेट किया है। ठीक है, कितना रोटेट कर दिया, 60 डिग्री। देखो ठीक है, हाँ, अब ये क्या बन गया, हमारा स्टैगर्ड फॉर्म बन गया। क्या बन गया, स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म। क्योंकि ये सभी हाइड्रोजन है, ये इमेजिन करके चलना, डिफ्रेंशिएट हो जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको अलग करके। अब देखो फिर से क्या बन गया, इक्लिप्स बन गया। 60 डिग्री जैसे रोटेट किया मैंने, फिर से क्या बन गया, इक्लिप्स बन गया। इक्लिप्स। फिर से इसको रोटेट करो 60 डिग्री, तो फिर से क्या बन गया, ये स्टैगर्ड बन गया। फिर से इसको 60 डिग्री रोटेट करो, फिर से क्या बन गया, इक्लिप्स्ड बन गया। फिर से इसको रोटेट करो 60 डिग्री, क्या बन गया, स्टैगर्ड बन गया। फिर से इसको रोटेट करो, क्या बन गया, इक्लिप्स्ड बन गया। अभी मैंने फ्रंट कार्बन को रोटेट किया। सेम इसी टाइप से अगर आप चाहो तो बैक कार्बन को भी रोटेट कर सकते हो। देखो बैक कार्बन को मैंने 60 डिग्री रोटेट किया, ये आपकी मर्जी है, कोई भी कार्बन को आप रोटेट कर सकते हो। उसके बाद इसको मैंने 60 डिग्री रोटेट किया, यानी टोटल 120 हो गया। फिर से क्या बन गया, फिर से इक्लिप्स बन गया। क्योंकि सभी हाइड्रोजन है ये, तो डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने आपको डिफरेंट कलर ले लिया है। फिर से देखो 60 डिग्री फिर से रोटेट किया, देखो दिख रहा है कि नहीं, स्टैगर्ड बन गया। फिर से आप क्या करो, पीछे वाले कार्बन को और रोटेट कर दो, फिर से क्या बन गया, स्टैगर्ड बन गया। इक्लिप्स, सॉरी इक्लिप्स बन गया, स्टैगर्ड बन गया, फिर से क्या बन गया, इक्लिप्स बन गया। समझ आ रहा है कि नहीं। यानी कि मैंने देखो यहीं से स्टार्ट किया और इसको रोटेट करते हुए फिर से यहीं पे ले आया। तो ये पॉइंट आपको समझ आया। या तो आप फ्रंट कार्बन को रोटेट कीजिए या बैक कार्बन को। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम इसी को उठाते हैं। देखिए जरा कि अगर मैं इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाता हूं तो मेरे पास 2 ही कार्बन है सर। कितने कार्बन है, 2 कार्बन, H H और H, यानी कि कार्बन और 3 हाइड्रोजन क्या बन गया, CH3 बन गया। इसके पीछे हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो एक कार्बन यहाँ पे बैक वाला बन गया। तो क्या बन गया, हमारा इथेन बन गया। जहां पर ये डायडल एंगल यानी टॉर्सनल एंगल थीटा इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, आपने क्या करा, इसको रोटेट करना स्टार्ट किया, 60 डिग्री मैंने रोटेट कर दिया। तो हम बैक वाले कार्बन को रोटेट कर रहे हैं, आप चाहो तो फ्रंट वाले कार्बन को भी रोटेट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इसको 60 डिग्री रोटेट किया, मैं पीछे वाले कार्बन को कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले आपने बैक कार्बन को रोटेट किया फिर फ्रंट कार्बन को रोटेट कर दिया, फिर तो सेम बन जाएगा।
या तो फ्रंट वाले को ही रोटेट करना है फिर, या बैक वाले को रोटेट करना है। तो यानी कि अगर आपने 60 डिग्री रोटेट किया तो यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, यानी ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया। मैं इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, HA लिख देता हूँ इसको बस। ठीक है, फिर से इसको जैसे ही मैंने रोटेट किया 60 डिग्री, तो ये फिर से यहाँ पे चला जाएगा, H H H, और इसको बोल देंगे हम HA। यहाँ पे आ जाएगा H, और ये वाला H चला जाएगा यहाँ पर। फिर से इसको मैं 60 डिग्री रोटेट करता हूँ, देखिएगा फिर से 60 डिग्री रोटेट करने पर क्या होगा, ये वाला H यहाँ पे चला जाएगा, H H H, यहाँ पे HA बन गया, ये H यहाँ पर आ गया, और ये H यहाँ पर चला गया। 60 डिग्री फिर से रोटेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर, ये यहाँ पे आ जाएगा। 60 डिग्री फिर से रोटेट कीजिए तो ये HA यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला H यहाँ पे, ये H यहाँ पे आ जाएगा। फिर से अगर आपने 60 डिग्री रोटेट किया तो ये वापस से यहीं पे आ जाएगा। ये पॉइंट आपके समझ आया कि नहीं? जो रोटेशन मैंने यहाँ पे किया है, ये आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया? बोलो। आया सर। यस। देखिए सभी जब यहाँ पर H H H के पीछे, H H के पीछे, H H के पीछे, तो इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड। यहाँ पर देखो एक दूसरे से 60 डिग्री का एंगल बना रखा है, तो इसको बोलते हैं स्टैगर्ड। फिर से सेम कंडीशन वही क्रिएट हो गई यहाँ पे जो फर्स्ट वाली थी, तो ये भी क्या बोलूंगा, इक्लिप्स्ड बोलूंगा कि नहीं? और ये कंडीशन फिर से यहाँ पे क्रिएट होगी तो स्टैगर्ड बोलेंगे। स्टैगर्ड। ये कंडीशन फर्स्ट वाली फिर से यहाँ पे क्रिएट होगी तो इक्लिप्स्ड, और ये क्या होगा, स्टैगर्ड। यानी कि अगर आपको इसको E1 बोलना है, इसको E2 एनर्जी E2 है, इसकी एनर्जी E3 है, इसकी एनर्जी E4 है, इसकी एनर्जी E5 है, और इसकी एनर्जी E6 है, तो ऑर्डर क्या रहेगा? तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, टॉर्सनल स्ट्रेन आएगा, यानी इन दोनों बॉन्ड पेयर में रिपल्सन आएगी, राइट? तो यानी कि जो आपके इक्लिप्स्ड वाले हैं, अगर उनका मैं एनर्जी का ऑर्डर लगाऊं तो एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा, जो इक्लिप्स्ड वाले होंगे ठीक है, उनकी एनर्जी ज्यादा आएगी। किसके कंपेरिजन में? क्योंकि यहाँ पे तो रिपल्सन है नहीं, और जब यहाँ पे रिपल्सन नहीं है तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। यानी स्टैगर्ड की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और क्योंकि ये इक्लिप्स्ड और ये इक्लिप्स्ड दोनों में हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी सेम वही केस है हाइड्रोजन हाइड्रोजन का, और यहाँ पर भी सब वही केस है। मतलब जो रिपल्सन यहाँ पर है वही यहाँ पर है, और वही यहाँ पर है, मतलब तीनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। मतलब E1 इक्वल्स टू E3 इक्वल्स टू E5, ये ग्रेटर मिलेंगे किससे, E2, क्योंकि ये भी स्टैगर्ड, ये भी स्टैगर्ड, वही रिपल्सन यहाँ पर है, वही रिपल्सन यहाँ पर है, और वही रिपल्सन यहाँ पर भी। तो E2, उसके बाद E4, और उसके बाद E6, इन सब की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। इतना आपके समझ आया कि नहीं? अगर एनर्जी का ऑर्डर ये है तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, यानी कि E2 E1 रिवर्स हो जाएगा कि नहीं? बोलो। E2 यस। E4 और E6, यानी कि स्टेबिलिटी स्टैगर्ड की ज्यादा रहेगी, इक्लिप्स्ड की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी।
किसका ऑर्डर है ये? क्लियर सभी के? यस सर। बोलो समझ आया कि नहीं आया? अभी देखिए हम ये इसको क्या बोल रहे हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर इक्लिप्स में सब कुछ सेम है, तो इसलिए इक्लिप्स बोला। अगर डिफरेंट आ जाए तब क्या बोलेंगे? तो अगर जैसे यहाँ पे CH3 और यहाँ पर भी CH3 आ जाए तो ब्यूटेन वाला भी करेंगे वहां पर, तो इसको फुल्ली इक्लिप्स्ड और पार्शियल इक्लिप्स्ड का नेम आ जाएगा। यहाँ पर जब डिफरेंट हो जाएंगे, अभी देखो सब कुछ सेम है, H H है, H H है, H H है, तो स्टैगर्ड बोल दिया। तो उस टाइम पे इसी स्टैगर्ड को हम गॉच भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गॉच फॉर्म भी बोल सकते हैं। पहले आप इसको नोट कीजिए, उसका एग्जाम्पल लेंगे तब समझ आएगा। डन? डन। देखो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम हम बनाना है। देखिए पहले 0 डिग्री था, उसके बाद आपने 60 डिग्री रोटेट किया, 60 डिग्री यहाँ पे आ गया, फिर से 60 डिग्री रोटेट किया तो कितना हो गया? 120 हुआ कि नहीं? 120 डिग्री, थोड़ा कम करना पड़ेगा। 60 डिग्री, 120 डिग्री, और फिर से आपने 60 रोटेट किया तो कितना हो गया? 180, और फिर से आपने 60 रोटेट किया तो कितना हो गया? 240, और फिर से आपने 60 किया तो कितना हो गया? 300, और फिर से 60 किया तो कितना हो गया? 360। 360। अब यहाँ पे देखिए हमें दो टाइप की एनर्जी मिली है, E1 E3 E5 और E2 E4 E6, जो कि आपस में क्या है? सेम है। E1 की एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी हम मान लेते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है? ये एनर्जी है, इधर आपका थीटा है, ठीक है? तो E1 आपका अगर सपोज यहाँ पर है E1, तो उसके बाद E3 और फिर E5। तो E3 कहाँ पे आएगा? 120 डिग्री पर, यहाँ पर E3 हो गया, यहाँ पर फिर क्या हो गया? E5 हो गया, ठीक है? 60 डिग्री पर आपका क्या आया था? E2 आया था, तो उसकी एनर्जी क्या है? कम है, तो यहाँ पर लिख देते हैं एनर्जी E1। E2 आपकी यहाँ पर है, यहाँ पर आपकी E3 है, और यहाँ पर E5 है। E2 यहाँ पर आ गया, उसके बाद E4 इसी के इक्वल है, यानी कि और 120 पर 180 पर है, यहाँ पर आपका E4 आ गया, E5 यहाँ पे आ गया। उसके बाद E6 आपका 300 पर है, ये रहा। तो ये एनर्जी इसी के बराबर है, तो यहाँ पे रखेंगे। और वापस जब 360 पे गए तो सेम वही बन गया जो E1 वाला था, तो E1 के बराबर एनर्जी यहाँ पे आ जाए, यानी कि डायग्राम क्या बनेगा? ये आपका एनर्जी डायग्राम है। समझ आया कि नहीं आया? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम समझ आया? पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। यस सर। देखो ये वाले सभी इक्लिप्स्ड वाले हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड अगेन यही 4th, ठीक है? बाकी 1 2 3 आपके स्टैगर्ड के मिलेंगे, 1 2 और 3 ये स्टैगर्ड के मिलेंगे। कहाँ कहाँ मिले स्टैगर्ड के? 60 डिग्री पे मिला, एनर्जी कम है, सही बात है। उसके बाद 60 के बाद 120, 120 प्लस 60 180 पर मिला, 180 पर मिला, 180 प्लस 60 240, 240 प्लस 60 300, 300 पे मिलेगा, ये मिला। तो ये कौन सा है? E6 है। तो एनर्जी डायग्राम आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया? क्लियर सर। ठीक, स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगा लेंगे सभी। ये ऑर्डर हाँ। समझ आ गया? जो एनर्जी का ऑर्डर आएगा उसी के रिवर्स स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा। आगे बढ़े? हाँ सर। लेकिन नेक्स्ट देखते हैं ब्यूटेन का। CH3 CH2 CH3, तो मैं इस कार्बन नंबर और इस कार्बन नंबर के बीच में डायग्राम शो करना है, ठीक है? देखो जरा, तो पहले बनाते हैं स्टैगर्ड, इक्लिप्स बनाते हैं तो पहले। लाइट कहाँ रहा लाइट? यहाँ पे? नहीं सर, वो नहीं, साइड वो में अरे वहां तो बस मॉलिक्यूल लिखा है ना मैंने, यहाँ तो सिर्फ मॉलिक्यूल लिखा है।
CH3, इस कार्बन से, 1 कार्बन से जो फ्रंट कार्बन है, यहाँ पर क्या है, CH3 है और 2 हाइड्रोजन है। यस और नो? इस कार्बन नंबर 1 Yes. से 1 CH3 कनेक्टेड है और 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो वो यहाँ पे लिख दिए। और इस कार्बन नंबर 2 से भी एक CH3 और 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो इक्लिप्स्ड फॉर्म में ही मैं लिख रहा हूँ पीछे वाले कार्बन पे। ठीक है, ये बन गया, ये है इक्लिप्स्ड। उसके बाद जब मैंने इसको 60 डिग्री रोटेट किया तो क्या होगा, पीछे बैक कार्बन को ही मैं रोटेट कर रहा हूँ। CH3 यहाँ पे आ गया, ये H इधर आ गया, क्लॉकवाइज रोटेशन है, H और H। इसको फिर से मैंने 60 डिग्री रोटेट किया तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से 60 डिग्री रोटेट करो इसको, तो CH3 इधर आएगा, H इधर चला गया और ये H इधर चला गया। फिर से 60 डिग्री रोटेट करो तो ये CH3 यहाँ पे चला गया। 60 डिग्री फिर से रोटेट अगर मैं करता हूं तो क्या होगा, H H CH3, ये CH3 यहाँ पे चला जाएगा। फिर से इसको मैंने 60 डिग्री अगर रोटेट किया तो यही बन जाएगा वापस। यस और नो? देखिए अब इनका नेम देना, मैं CH3 के बैक साइड में CH3 है, H के बैक साइड में H है, H के बैक साइड में H है, इक्लिप्स्ड है। यहाँ देखो CH3 के बैक साइड सभी बॉन्ड क्या है, बैक साइड है, लेकिन इसको इक्लिप्स्ड नहीं, कंप्लीटली स्किप्ड नहीं बोल सकते, इसको बोलेंगे फुल्ली इक्लिप्स्ड, इसको बोलेंगे पार्शियली इक्लिप्स्ड। क्या बोलेंगे, पार्शियली इक्लिप्स्ड, क्योंकि यहाँ पर CH3 के पीछे H है, जबकि यहाँ पर CH3 के पीछे H था, H के पीछे H, H के पीछे H, इसलिए इसको बोलेंगे फुल्ली इक्लिप्स्ड, इसको बोलेंगे पार्शियली इक्लिप्स्ड। फुल्ली और पार्शियली का मतलब इसलिए आया क्योंकि पीछे तो मैंने सिर्फ इक्लिप्स्ड लिखा था, क्योंकि वहां पर सभी क्या थे, इक्लिप्स्ड ही थे, तो फुल्ली और पार्शियली का मतलब ही नहीं था। जबकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप से आ गया है, तो डिफरेंट टाइप से आने की वजह से मुझे पार्शियली और फुल्ली बोलना पड़ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, ये भी क्या है, पार्शियली इक्लिप्स्ड है। इतना समझ आ गया सभी को, फुल्ली इक्लिप्स्ड और पार्शियली इक्लिप्स्ड में क्या अंतर है। नेक्स्ट देखिए, जब स्टैगर्ड की अगर मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, स्टैगर्ड, ये भी स्टैगर्ड है और ये भी स्टैगर्ड है। और ये भी स्टैगर्ड है। ठीक है, आप ये मान के चल सकते हो कि स्टैगर्ड के 2 टाइप होते हैं, गॉच और एंटी। क्या होते हैं, गॉच और एंटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, जब आपका CH3 एक दूसरे से यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बना रखा है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सेम नहीं है, पीछे वाले केस में सभी हाइड्रोजन थे, तो इसलिए क्या बोल दिया था हमने, स्टैगर्ड बोल दिया नॉर्मल। अगर इस टाइप का केस आता है, CH3 यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हैं, यहाँ डिफरेंट टाइप के हैं, तो इसको गॉच बोलते हैं, GAUCHE। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, देखो सेम वही केस है, इसका रिवर्स इधर बन गया, तो ये भी क्या है, गॉच। लेकिन जब ये एक दूसरे के अपोजिट चले जाते, देखो CH3 अपोजिट है CH3 के, H अपोजिट है H के, और H अपोजिट है H के, तो इसी स्टैगर्ड को क्या बोलते हैं, एंटी। क्या बोलते हैं, एंटी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम स्टेबिलिटी का, एनर्जी का ऑर्डर लगाएं, किसका ऑर्डर लगाएं, एनर्जी का, तो क्या ऑर्डर आएगा, देखो देखिए, यहाँ पर अगर आप टॉर्सनल स्ट्रेन की बात करोगे तो वो तो बॉन्ड पेयर में यहाँ पर भी है, बॉन्ड पेयर यहाँ पर भी है, बॉन्ड पेयर में यहाँ पर भी है। लेकिन सेकंड कंडीशन आप देखिए कि CH3 बल्की है,
जबकि यहाँ पर CH3 और एक H, यहाँ पे दोनों बल्कि ग्रुप है तो रिपल्सन होगा। जबकि यहाँ पर ये है तो इक्लिप्स्ड ही, लेकिन एक H है और एक CH3 है, तो रिपल्सन इसके कंपैरिजन में क्या रहेगा, कम रहेगा कि नहीं रहेगा, इधर बताइए जरा। यस। बोलो। तो इसलिए एनर्जी किसकी ज्यादा मिलेगी, फुल्ली इक्लिप्स्ड या पार्शियली इक्लिप्स्ड? फुल्ली इक्लिप्स्ड। फुल्ली इक्लिप्स। फुल्ली इक्लिप्स्ड। उसके बाद कौन आएगा, पार्शियल इक्लिप्स। पार्शियल। उसके बाद बोलिए, अब देखिएगा इसमें एंटी बचा है और एक हमारा गॉच बचा है, एक एंटी है और एक गॉच है। तो एंटी और गॉच में देखिएगा यहाँ पे क्या रहेगा, कम से कम दोनों बल्कि ग्रुप है, अभी भी रिपल्सन रहेगी, जबकि यहाँ पर दोनों बल्कि ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट पहुंचे हुए। बोलो। यस तो यहाँ पर गॉच में कुछ ना कुछ रिपल्सन है, बट इसमें बिल्कुल रिपल्सन नहीं, क्योंकि एंटी हो गया एक दूसरे के, और साइड में जो H है वो भी 60 डिग्री के एंगल पर है, जो साइड में H है वो भी क्या है, 60 डिग्री के एंगल पर है। तो क्या रहेगा, उसके बाद कौन आएगा, गॉच आएगा, उसके बाद कौन बनेगा, एंटी आएगा। समझ आया कि नहीं आया? तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर हम देखते हैं, उल्टा हो जाएगा, इसके रिवर्स हो जाएगा, यानी कि फुल्ली इक्लिप्स्ड लेस देन पार्शियली इक्लिप्स्ड लेस देन गॉच। समझ आया कि नहीं आया, बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। इसको आप नोट कीजिए जरा। अभी इसका हम प्रोफाइल, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे। इसको नंबर दे सकते हो आप, जैसे इसको हमने फर्स्ट दे दिया, ज्यादा ही रहेगा। हो गया, यस और नो? यस सर। देखिए क्या है, ब्यूटेन है कि नहीं, CH3 CH2 CH2 CH3, यस और नो? अब आपको कार्बन नंबर 2 यानी 1 2 3 4 कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पे ध्यान देना है, यानी कि इन कार्बन को हमें फिक्स रखना है, बाकी कार्बन को क्या करना है, रोटेट करना है। देखो जरा, आप इधर से देखिए, इक्लिप्स्ड है कि नहीं, हाँ। यहाँ से देखो जरा। अब यस। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पीछे वाले कार्बन को, अभी देखो इक्लिप्स्ड है तो यहाँ पे देखो रिपल्सन है, ये रहा मैक्सिमम जितना रिपल्सन हो सकता है। मैं इसको 60 डिग्री रोटेट कर देता हूँ, ये कर दिया, अभी भी रिपल्सन आपको दिखेगा, लेकिन पहले के कंपैरिजन में क्या हो चुका, कम हो चुका, क्योंकि ये क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म। अब इसको फिर से रोटेट करते हैं 60, तो ये हो गया पार्शियल इक्लिप्स्ड। देखो पहले क्या था, इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड, क्या बन गया, गॉच, यस और नो? यस इन सर। पे ध्यान दो, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये वाला सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन ये आएगी पार्शियल इक्लिप्स्ड, ठीक है। उसके बाद एंटी चला गया, देखो एक दूसरे के, ये वाला कंडीशन आप देखो, यहाँ पे आपको फ्रंट कार्बन दिख रहा, बैक कार्बन नहीं दिख रहा, इधर वाला, ये वाली कंडीशन है, ठीक है। एक CH3 ऊपर है तो एक CH3 नीचे है, देखो जरा। इसके बाद फिर से इसको रोटेट कर दो, पीछे वाले कार्बन को, कितना, 60 डिग्री, फिर देखो यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे चला जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? तो हमने बीच वाले कार्बन पे ध्यान देना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो आपका ये हो गया, ठीक है। अगर मुझे इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना है तो क्या बनाएंगे, देखिए इक्लिप्स्ड जो था, इक्लिप्स्ड तो हमारे एक ही है, फुल्ली इक्लिप्स्ड। पार्शियली इक्लिप्स्ड में कौन कौन से, पार्शियली इक्लिप्स्ड में थर्ड वाला है, ये तो सिर्फ फर्स्ट वाला है, थर्ड वाला है, और कौन सा वाला है, फिफ्थ वाला है, ठीक है। गॉच में कौन सा है, सेकंड, और कौन सा है, फिर 6, और एंटी में हमारा कौन सा है, फोर्थ, ठीक है। तो फुल्ली इक्लिप्स फर्स्ट आ गया, पार्शियल इक्लिप्स थर्ड एंड फिफ्थ आ गया, और गॉच में सेकंड एंड फोर्थ आ गया,
6 और एंटी में 4 था। ठीक है, इसका देखो एनर्जी डायग्राम बनाना है हमें अभी। तो एनर्जी डायग्राम कैसे बनेगा देखो जरा, मुझे इसी को रफ करना पड़ेगा अब, क्योंकि यहाँ पे आपको एंगल बताने पड़ेंगे। कर दो इसको रफ। यस सर। देखो जरा, यहाँ पर एनर्जी है, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 60 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री एंड से 360 डिग्री। ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा एनर्जी जो मिली थी आपको E1 की मिली थी, राइट। E1 की एनर्जी मैंने यहाँ पर पुट कर दी। उसके बाद सबसे कम एनर्जी आपको मिली है किसकी, एनटी की। ठीक है, एनटी कितने पर है, 60 + 60 120 + 180, यानी 180 पे सबसे कम एनर्जी मिली है आपको। उसके बाद किसकी मिली है, गॉस की मिली है और पार्शियली इक्लिप्स्ड की। तो यानी पार्शियली इक्लिप्स्ड आपका 60 डिग्री पर है, तो इससे थोड़ी कम एनर्जी यहाँ पर मिलेगी हमें। और उससे कम किसकी मिली है, गॉस की मिली है। गॉस कितना पर है, पार्शियली इक्लिप्स्ड, सॉरी गॉस हमारा यहाँ पर है, पार्शियली इक्लिप्स्ड यहाँ पर है। कैसे देखो जरा दोबारा, पहले सबसे ज्यादा एनर्जी हमारी किसकी है, फुल्ली इक्लिप्स की है। 0 डिग्री पर हमने लिख दिया फुल्ली इक्लिप्स सबसे ऊपर है, मार्क कर दिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद सबसे कम एनर्जी किसकी मिली है, एनटी की मिली है। तो सबसे कम एनटी 180 पर है, 60 + 60 + 60 180 पर आ गया। उसके बाद आपको 60 पर मिला था गॉच, और गॉच के बाद मिला था पार्शियली इक्लिप्स्ड 120 पर। तो गॉच और पार्शियली इक्लिप्स्ड में एनर्जी जो ज्यादा है वो किसकी ज्यादा है, पार्शियली इक्लिप्स्ड की। तो 120 की एनर्जी देखो गॉस से ज्यादा मिलेगी, 120 की एनर्जी गॉस से ज्यादा मिलेगी। देखो जरा, है कि नहीं। पार्शियली इक्लिप्स्ड की जो एनर्जी है, मैंने क्या बोला ध्यान नहीं दिया, पार्शियली इक्लिप्स्ड की जो एनर्जी है गॉस से ज्यादा मिलेगी। ठीक है, और गॉस की किससे ज्यादा मिलेगी, एनटी से ज्यादा मिलेगी, तो एनटी से ज्यादा है। तो यानी कि उसके बाद क्या आएगा, 240 पर भी हमारा पार्शियली इक्लिप्स्ड है, 180 और 60, 240 पर भी क्या है, पार्शियल इक्लिप्स्ड। तो पार्शियल इक्लिप्स्ड की तो एनर्जी ये है, तो ये चला जाएगा यहाँ पर, सॉरी। उसके बाद जाएंगे आप तो स्टैगर्ड पे जाएंगे, 300 पर, 300 पर स्टैगर्ड कहाँ है, यानी गॉच यहाँ पर है, इसके बराबर की एनर्जी यहाँ पर लगाएंगे। और ये फिर से 360 पर वही बन गया था, तो इसकी एनर्जी यहीं पर आएगी। तो क्या होगा देखो एनर्जी डायग्राम, ये कौन सा है, फर्स्ट वाला है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और ये फिर से फर्स्ट बनेगा। तो यही ऑर्डर आया था हमारा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लो अभी भी। फोर्थ वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये रहा। उसके बाद सेकंड एंड सिक्स, सेकंड एंड सिक्स, उसके बाद फिफ्थ एंड थर्ड, फिफ्थ एंड थर्ड यहाँ पे लिखा था, और फर्स्ट सबसे कम स्टेबल था। तो आप लोगों को समझ आया ये पॉइंट कि नहीं आया, आया सर। नोट कर लीजिए। डन, यस और नो। डन सर। डन सर। देखिए नेक्स्ट क्या है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस आ जाए, किसका केस आ जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, तो क्या होगा देखो, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, ग्लाइकॉल ले लेते हैं। ठीक है, फिर जनरल फॉर्मूला लिख देंगे क्या होगा, विजिबल है कि नहीं, हाँ, दिखता है। थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, ये लो। पूरा पूरा।
अब पूरा पूरा दिख रहा है? Yes. ये लो। Yes. हाँ सर। तो यहाँ पर देखिए कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है। तो यहाँ पे देखो एक OH है, 2 हाइड्रोजन है, एक OH है, 2 हाइड्रोजन है। तो अगर हम इसको देखें, इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर ही आएगा। देखो H H OH, और इस OH को भी इसके पीछे लिख लेते हैं, तो इक्लिप्स फॉर्म लिख लेते हैं पहले। हाँ, ठीक है, yes. 60 डिग्री रोटेट करो। बीच में तो हो 60 डिग्री रोटेट करेंगे, H H OH H. फिर सर से ये 60 डिग्री अच्छा रोटेट। ये वहाँ पे हाँ? सर OH क्यों किया आपने सभी कहाँ वहाँ कहाँ लेफ्ट किया? साइड में है सर, अभी भी है, देखो देखो। कहाँ है? किधर है, जल्दी बताओ। जस्ट कर दिया आपने, अब कहाँ बता, स्क्रीनशॉट लेके बताती हूँ। फिर से इसको 60 डिग्री रोटेट कर। देखिए मैं बार बार आपको दिख रहा होगा, पीछे वाला कार्बन ही रोटेट कर रहा हूँ, फ्रंट कार्बन को भी आप रोटेट कर सकते हो। ठीक है, सर एक हमें भी 2 बनाने के लिए हमने बनाते होमवर्क मिलेगा ना? क्लास में ही 2 होमवर्क नहीं। सर इसे हम डायरेक्ट नहीं बना सकते क्या? 360 कर दिया और 120 ऐसे 60 तुम कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या नाम देंगे इसको। ये फुल्ली इक्लिप्स है कि नहीं? हाँ, फुल्ली इक्लिप्स्ड। ये क्या है, गॉच? हाँ, ये क्या है, पार्शली इक्लिप्स्ड? यस। ये क्या है, एंटी? ये पार्शली इक्लिप्स्ड। एक्चुअली ये और गॉच। नंबर दे देते हैं, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, देखिए जरा, अगर हम यहाँ पे देखें तो फुल्ली इक्लिप्स्ड जो है इसमें रिपल्सन है। क्या है यहाँ पर, रिपल्सन है। जबकि अगर नॉर्मल हम देखें तो यहाँ पर क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या आएगी, उसके अंदर स्टेबिलिटी आएगी। अब ध्यान देना कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ गॉच फॉर्म में हो सकती है, इक्लिप्स फॉर्म में नहीं होती है। क्योंकि इक्लिप्स फॉर्म में जो परफेक्ट एंगल चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, वो एंगल यहाँ पर नहीं बन पाता है। वो किस में बनता है, गॉच फॉर्म में बनता है। क्लियर सभी के? तो अब यहाँ पर देखिएगा, एक तो गॉच हो गया और यहाँ पर एक एंटी हो गया। तो अभी तक हमने जो लिखा था पीछे वाले केस में, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस नहीं आता है तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो स्ट्रक्चर होती है इन जनरल, वो एंटी होती है। क्या होती है, एंटी। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बात करें, अगर हम हाइड्रोजन दे लिखने के डायरेक्ट तरीके में बता रहा हूँ, अगर ये इस टाइप से आता है कि मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर आप बनाइए, अगर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रखी है, तो इन जनरल जो सबसे ज्यादा आंसर आता है वो आता है एंटी का। एंटी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद अगर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस आ रखा है और उस टाइम पे आपसे पूछे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, तो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर वही होगी जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो गॉच फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगी इन जनरल। और सबसे अनस्टेबल तो वो ये फुल्ली इक्लिप्स, तो रख दो एक जगह। ठीक है, तो सबसे अनस्टेबल स्ट्रक्चर आ जाएगी। ठीक है, हाँ ये आंटी बहुत स्टेबल है, देखो यहाँ पे। लेकिन तब तक नहीं है जब तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तब तक ही है। उसके बाद अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो गॉच जीत जाएगा। तो यहाँ पर एनर्जी का ऑर्डर अगर आप लगाएं, एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा एनर्जी है फुल्ली इक्लिप्स्ड, पार्शली इक्लिप्स्ड, पार्शियली, हाँ, उसके बाद एंटी,
एंटी, एंटी गॉड। उसके बाद ये समझ आया आपके कि नहीं आया? हाँ सर। बोलो। यस सर, आया समझ। यस सर। यस सर। ठीक, रफ कर दूं तो? नहीं, एक स्क्रीनशॉट मिनट मत। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अब हो गया। डन। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो जनरल केस आते हैं, जैसे यहाँ पे OH की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, कोई भी फंक्शनल ग्रुप Z, यानी Z क्या हो सकता है, OH हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, COOH हो सकता है, CHO हो सकता है, ठीक है, NH2 हो सकता है। ये सभी ग्रुप जनरली वही फॉलो करेंगे जो अभी कराया था, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस आएगा और इनमें गॉच फॉर्म ज्यादा स्टेबल आपको मिलेगी, ठीक है। ओके, चलिए यहीं पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा छोटा सा। सक्सेनिक एसिड को उठा लेते हैं, फॉर्मूला पता है सभी को? ये हमारा सक्सेनिक एसिड है, इसमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ मोस्ट स्टेबल न्यूमैन प्रोजेक्शन at low pH and high pH। करो, लो पीएच पर ड्रॉ करना है और एक हाई पीएच पर ड्रॉ करना है। ट्राई करेंगे या मैं करूँ स्टार्ट? सर ट्राई करते हैं, देखते हैं। देखिए एसिड है, क्या है, एसिड। एसिड है, और लो पीएच पर तो एसिडिक होता सब्सटेंस हमारा, और जब हाई पीएच पर है बेसिक होगा तो ये H को छीन लेगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, यस और नो? अगर आपका लो पीएच रहेगा तो एसिडिक Yes. मीडियम है और ये भी एसिडिक है तो रिएक्शन नहीं होगी, जबकि हाई पीएच पर ये बेसिक हो गया, ये एसिडिक हो गया तो एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, यानी यहाँ पर भी O- बना लेगा, यहाँ पर भी O- बना लेगा। तो कहने का मतलब जब लो पीएच पर रहेगा तो ये H यहाँ से नहीं गया है, और ये H यहाँ से नहीं गया है, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो गई, और फॉलो हो गई तो मतलब कौन सी फॉर्म स्टेबल होगी, गॉच फॉर्म। नहीं समझ आया? गॉच फॉर्म स्टेबल हो जाएगी। इसके बीच में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि जब हाई पीएच रहेगा तो यहाँ से भी ऑक्सीजन H- चला गया और यहाँ से भी H+ चला गया, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या चाहिए आपको, H चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, बट वो तो है नहीं, ना अभी। और जब नहीं है तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, एंटी। समझ आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर। नोट कीजिए। सर ये हाई पीएच वाला नहीं समझ आया। अरे हाई पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच स्केल आपका 0 to 14 होता है, बेसिक। तो अब जब हाई पीएच रहेगा तो अप्रोक्स 14 के वाली बात करोगे आप, तो 14 पे बेसिक सॉल्यूशन रहा, तो हाई पीएच पर क्या रहेगा, ये H पे चला जाएगा और ये H भी चला जाएगा, O- बचा, और जब O- बता तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए तो हाइड्रोजन चाहिए चाहिए, और जब हाइड्रोजन है नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं सकती, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं सकती तो फिर कहाँ जाएगा, स्टेबल कौन सा होगा, एंटी। और जबकि लो पीएच है तो मतलब एसिडिक मीडियम है, ये खुद एक एसिड है, नाम क्या है, सक्सेनिक एसिड, नाम के पीछे एसिड लगा है, तो इसका मतलब H तो जाएगा नहीं, तो क्या रहेगा, ये H इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है, और अवेलेबल है तो कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल होगा, गॉच या एंटी, गॉच। गॉच। और दोनों में अनस्टेबल स्ट्रक्चर अगर आपको बनानी है तो अनस्टेबल तो वो फुल्ली इक्लिप्स्ड वाला बता दीजिए, हो गया अनस्टेबल स्ट्रक्चर। ओके, रफ कर दे, चल क्वेश्चन लिखते हैं। यस। आपको स्टेबिलिटी बतानी है, कौन ज्यादा स्टेबल है, ये तो इजी है।
तो लाइट वाले में क्या लिखा आपने? किधर लाइट वाले? CH3 है। CS3 है। देखी होगी स्टेबिलिटी ज्यादा। बता इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल, फर्स्ट और सेकंड? बी। सेकंड। इन दोनों में? सेकंड, फर्स्ट वाला, फर्स्ट ये फर्स्ट फर्स्ट वाला। क्योंकि यहाँ पर देखो सिर्फ हाइड्रोजन है तो रिपल्सन कम होगी, जबकि यहाँ पे बल्कि बल्कि रिपल्सन होगी कि नहीं होगी? होगी। आपको यहाँ पर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 में मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बनानी है। सर वहाँ पे वो सभी स्ट्रक्चर बनानी है या फिर एक ही बनानी? एक बनानी है, मोस्ट स्टेबल पूछा है क्वेश्चन, देखो ठीक से। गॉच फॉर्म। फर्स्ट वाले हाँ। एंटी। एंटी। गॉच फॉर्म। तो यहाँ पर देखो NO2 है और OH है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? होगी। यस। ये फ्रंट कार्बन हो गया जिसका OH है, ये बैक कार्बन हो गया, 2 हाइड्रोजन और NO2 है, 2 हाइड्रोजन और NO2 आ गया। यहाँ पर क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग। यहाँ पर PH है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब सॉरी, तो क्या बनेगा? एंटी बनेगा। एंटी। फ्लोरीन और OH आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इसका मतलब यहाँ पर तो गॉच। तो बाकी सभी को समझ आ रहा है कि नहीं, या रामायण महाभारत चल रही है? यस समझ आ रहा है। हैं? आगे बढ़े? यस डन। यस सर। इसमें बताना मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। इसमें एंटी होगी दोनों में। हुआ? नहीं क्या? एंटी बनेगा। हाँ एंटी तो बनेगा, अब बनाना कैसे वो दुविधा है ना। सर वहाँ पे एंटी बस तो एक बनेगा। हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं बनाना है। देखो ठीक है, ऐसे ही बनता था कि नहीं? हाँ। बोलो। अब ये यहाँ पर ऐसे जुड़ा हुआ, जोड़ दो इसको, बन गया। अब क्या बनाना है? यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो। तो यहाँ पे देखो एक यहाँ पर CH3 है, H, और यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 ला सकते हो क्या? बोलो। नहीं ला नहीं। सकते, तो CH3 इधर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इधर CH3 लेकर आए तो इनका क्या होगा? रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? होगा। बोलो। तो इसलिए ये इसकी स्टेबल फॉर्म बनेगी, जो कि एंटी नहीं है। एंटी है क्या? गॉच है ना। देखो इसका बनाइए, तो पहले एक को उठा लो, 4 मेंबर डी उठा लिया, ठीक है। तो इसका हाइड्रोजन उठा लिया। अब यहाँ पे क्या बनाना है मेरे को? पीछे वाला कार्बन, ये वाला कार्बन। देखो ये वाला कार्बन और H तो ये मैंने शो कर दिया, ये वाला कार्बन ये सर्किल है, राइट? पीछे वाला कार्बन सर्किल है, तो इससे ये 2 जोड़ दो, बात खत्म। और इसका H इधर चला गया। समझे कि ना समझे? समझे। बोलो। क्योंकि देखो ये फ्रंट वाला कार्बन ये है और बैक वाला कार्बन ये है, तो बैक वाले कार्बन तो बस सर्किल से बनाते हैं ना हम। फ्रंट वाला कार्बन तो ये रहा, बैक वाला कार्बन आपका ये रहा सर्किल में, और बाकी इसको जोड़ दो, 3 कार्बन 1 2 3 1 2 3। सो न्यूमन प्रोजेक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन, तो साइक्लोप्रोपेन तो ऐसे होता है।
ठीक है, इसका न्यूमेन बनाना है। तो कैसे बनाए न्यूमेन? ये फ्रंट कार्बन ले लीजिए, ये बैक कार्बन ले लीजिए। ठीक है, तो ये फ्रंट कार्बन हो गया, बैक कार्बन हो गया। तो यहाँ पे क्या करोगे आप? एक हाइड्रोजन लगा देंगे पहले दो। 2 हाइड्रोजन ये लगा दिए और ये जोड़ दो। सर कैसे बना रहे हैं आप? ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ समझा, हाँ बनेगा बनेगा। 3D दिखाना है क्या? हाँ हाँ सर। यस। सर ये लास्ट वाला कैसे किए? वही बता रहे हैं। देखो साइक्लोप्रोपेन है कि नहीं? तो हाँ अब आपको एक फ्रंट कार्बन लेना, एक बैक कार्बन लेना। तो आप ऐसे देखोगे इसको, यस। ये फ्रंट कार्बन है और इसके पीछे वाला बैक कार्बन और 1 कार्बन ये अलग पड़ा है। तो जब इधर से देखेंगे तो यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ये आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? एक दूसरे के पीछे दिखाई नहीं देंगे क्या? और ये एक दूसरे के पीछे हाँ। दिखाई देंगे। ये आपका फ्रंट कार्बन हो गया और ये आपका पीछे वाला बैक कार्बन हो गया, जिसको मैं सर्किल से शो किया है। अब ये दोनों कार्बन इससे कनेक्टेड है, तो ये वाला कार्बन ये रहा यहाँ पे, दोनों CH2 है यहाँ पर। क्या है यहाँ पर? CH2 हाइड्रोजन। समझ आया कि नहीं आया? आया। चलो रफ कर दो इसको। सर ये सारे फॉर्म एंटी है ना ऊपर का दो वो? ये एंटी है बट ये एंटी नहीं है ना। ये एंटी कैसे बनेगा? कौन सा फॉर्म है सर? इसमें एंटी बन भी नहीं पाएगा ना एक टाइप से। सब कुछ रिवर्स होना चाहिए, स्टैगर्ड बोल सकते हो उसको आप। एंटी में सब कुछ रिवर्स होना चाहिए। ओके सर। ये वाला एंटी था जो यहाँ पे देखे थे आप इधर। चलो इसका बनाओ। सर सेम बनेगा जो किसके सेम बनेगा? सर सेकंड क्वेश्चन था उसके जैसा एंटी। ठीक, इसका बनाओ मोस्ट स्टेबल। तो इसका तो ये बन जाएगा, अभी बताया था 4 मेंबर ड्रिंक का जो बनाया था वही। एंटी। हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसका क्या बनेगा? एंटी बनेगा कि नहीं? ये H कौन कौन से? ये H, इस पे जो 2 H लगे वो हैं, और ये प्रोपाइल ग्रुप, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन हैं। तो इसका प्रोपाइल रिवर्स लेगा और इसका हाइड्रोजन इधर लेगा। फिर तो जय बन गई। जय का फोटो बन गया। चलिए नेक्स्ट। वन टू, इसमें आपको शो करना है न्यूमेन प्रोजेक्शन। डन। क्या बना है? सर इक्लिप्स जैसा। नो नो इक्लिप्स जैसा? नहीं 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 नहीं। यहाँ पे नाइट्रोजन है और इसके पास क्या है? लॉन पेयर। हाँ यस और नो? नाइट्रोजन है तो बीच में मुझे नाइट्रोजन लिखना पड़ेगा। पहले तो कार्बन था तो कार्बन को डॉट शो कर दिया हमने। अब नाइट्रोजन अब शो करना पड़ेगा। लॉन पेयर है, लॉन पेयर आ गया। इधर कार्बन है तो कार्बन लिख दिया, ये लिख दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और CH3
यहाँ पे आएगा। तो ये इसको बोलते थे कि गॉच फॉर्म है, तो इसको गॉच इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉच इफेक्ट। गॉच इफेक्ट क्या कहता है कि जो बल्कि ग्रुप होगा, क्या होगा? बल्कि ग्रुप होगा, वो गॉच पोजीशन पाएगा विद रेस्पेक्ट टू लॉन पेयर। किसके रेस्पेक्ट में? लॉन पेयर के रेस्पेक्ट लोन में। यही पेयर हमारा क्या है? गॉच इफेक्ट है। यानी कि बल्कि सब्स्टिट्यूएंट occupy gauge position with respect to lone pair। अब चाहे कुछ भी बना लो आप। मैंने तो हाइड्रोजन के बीच में लगा दिया था CH3। चलो इसका बनाइए। तो आप क्या करोगे? इसका अगर आपको बनाना है तो नाइट्रोजन H CH3 लॉन पेयर, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। अब देखो, अब आपके पास 2 हाइड्रोजन से 1 हाइड्रोजन आपने यहाँ पुट कर दिया। अब इस प्रोपाइल ग्रुप को लाना है। इस प्रोपाइल ग्रुप को इधर लगाओगे या उधर लगाओगे? इधर लगाएंगे तो हाइड्रोजन से रिपल्सन मिलेगा, इधर लगाएंगे तो CH3 से रिपल्सन मिलेगा। किधर लगाओगे? लेफ्ट और राइट? राइट में। तो यहाँ पर प्रोपाइल ग्रुप आ गया। समझ आया कि नहीं आया? बोलो। यस सर आया। इसका ड्रॉ कीजिए। डन। हो गया? यस। क्या आएगा? राइट साइड में आएगा, साइक्लोब्यूटेन। नहीं, लेफ्ट साइड में आएगा अब। किधर आएगा? लेफ्ट साइड में और इधर क्या आएगा? हाइड्रोजन। मतलब आप ड्रॉ कर लेंगे आप, राइट? ये ठीक। करो। दोनों में कंपैरिजन करना है, न्यूमेन प्रोजेक्शन का यूज करना है। ठीक है? एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑर्डर। लिख लो, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ बोथ मॉलिक्यूल्स यूजिंग न्यूमेन प्रोजेक्शन। न्यूमेन प्रोजेक्शन का यूज करके आपको दोनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, क्या ऑर्डर रहेगा और किसकी वजह से ये स्टेबिलिटी है। रीजन क्या है, अनस्टेबल क्या है, रीजन क्या है, स्टेबल क्यों है, रीजन क्या है, उसका वो बताना है। जल्दी से ट्राई कीजिए। आप कह रहे थे क्वेश्चन नहीं दे रहे आपको, ये क्वेश्चन आपके लिए है। यस और नो हुआ कि नहीं? नहीं सर, रुको। सर सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है। क्यों? न्यूमेन से क्योंकि एक्सप्लेन वो जो करना है। CS3 आते ना, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में आते तो रिपल्शन कम होता वहाँ। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन में मतलब जो एक CS3 वो हाइड्रोजन के साथ मतलब दोनों अलग अलग आते। अच्छा, चलिए यहाँ देखो, बना लिया सभी ने? इस कार्बन को फ्रंट कार्बन मान लो, इस कार्बन को बैक कार्बन मान लो। सर हमने राइट में। CS3 आएगा वहाँ पे, इधर नीचे की तरफ, नीचे की तरफ अच्छा, CS3 कहाँ पर? ऊपर है, ऐसे लाइन पे। यहाँ पे देखो, ये ऐसे ये वाला कार्बन आ गया और ये वाला बॉन्ड है ये। ठीक है? यहाँ पर CH3 और H, इसके पीछे वाला बॉन्ड ये रहा और इसके H के साइड में H है, CH3 की साइड में CH3 है। यहाँ पे इसका बनाएंगे
तो CH3 दूसरे साइड चला जाएगा। HCH3 CH3 और H। तो यहाँ पे देखो बल के ग्रुप है, दोनों में क्या होगा? रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन। कौन सा रिपल्सन है? स्टेरिक या फिर कौन सा बोलते हैं? टॉर्सनल। हाँ टॉर्सनल। टॉर्सनल है या स्टेरिक है? बॉन्ड पेयर यहाँ पर है, बॉन्ड पेयर यहाँ पर भी है, बॉन्ड पेयर यहाँ पर भी है, बॉन्ड पेयर यहाँ पर भी है। ये बल्कि में रिपल्सन है। तो टॉर्सनल स्ट्रेन है या फिर वंडरवॉल? वंडरवॉल। वंडरवॉल रिपल्सन की वजह से है ये, ठीक है। अनस्टेबल है ड्यू टू वंडरवॉल्स, ना कि टॉर्सनल। टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं है यहाँ पर। वो तो इसमें भी है, इसमें भी, दोनों में है। समझ आया कि नहीं आया? तो रीजन इसका क्या है? वंडरवॉल या स्टेरिक रिपल्सन। वंडरवॉल या स्टेरिक रिपल्सन। चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। छोटा सा पॉइंट। स्टेबल कौन सा होगा? स्टेबल तो आपका यही होगा ना। हाँ, लिख लेंगे अनस्टेबल ड्यू टू, पूरा लिखना चाहते हो तो। वंडरवॉल या स्टेरिक रिपल्सन। डन। म्यू इक्वल्स टू क्या होता है? डायरेक्ट मूवमेंट Q इंटू डी। Q चार्ज इंटू डिस्टेंस। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप एक बात बताइए, जैसे हमारे पास हम ये क्या बना रहे हैं? अभी प्रोजेक्शन बना रहे हैं सभी। न्यूमैन को हमने रोटेट कर करके देखा है। तो सबसे ज्यादा कौन सा आपको मिलेगा? गॉच, एंटी, या फिर अगर किसी में डायपोल मोमेंट प्रेजेंट है। देखिए तीन कंडीशन है हमारे पास। एक होता है इक्लिप्स्ड, एक है गॉच और एंटी, और एक है एंटी। तो मोस्टली आपको कौन सी फॉर्म मिलेगी? आपने यही देखा, ये दोनों स्टेबल होती है ज्यादातर, यस, ये अनस्टेबल होती है। तो हम यहाँ पर अजम्पशन मानेंगे कि सिर्फ और सिर्फ यही प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट नहीं होता है। मतलब ये हाईली अनस्टेबल है, होता तो है 1% 2%, लेकिन हमने क्या मान लिया इसको? बिल्कुल हम इसको अलग कर लेते हैं, मतलब ये है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं, हम ये अजम्पशन ले लेते हैं। तो जो इफेक्टिव डायपोल मूवमेंट आएगा, म्यू इफेक्टिव, वो क्या आएगा? गॉच की वजह से आपका डायपोल मूवमेंट म्यू गॉच मल्टीप्लाई उसका मोल फ्रैक्शन, किसका? गॉच का, प्लस म्यू एंटी मल्टीप्लाई उसका मोल फ्रैक्शन। क्योंकि हमने इसको बिल्कुल क्या मान लिया है? नेग्लेक्ट ही कर दिया है इसको। क्या कर दिया है? नेग्लेक्टेड। ठीक है, अजम्पशन में हमने ये मान लिया कि गॉच और एंटी फॉर्म प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा कम स्टेबल होता है वो। और एक्स यहाँ पे क्या है? म्यू गॉच, ये डायपोल मोमेंट है, म्यू गॉच और म्यू एंटी। और जो एक्स है, एक्स जो गॉच, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ और एक्स एंटी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ समझ आ गया सभी के? इसको हमने नेग्लेक्ट क्यों किया? इसको नेग्लेक्ट इसलिए किया क्योंकि हाईली अनस्टेबल होता है। तो जो आइसोमर्स बनेंगे उन सभी में क्या रहेगा? हाईली अनस्टेबल होने की वजह से इसका एग्जिस्टेंस बहुत कम होगा, जबकि इन दोनों का ज्यादा होगा। तो इनको आपस में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए दो को हमने यहाँ पर लिया है। तो अगर मुझे म्यू इफेक्टिव निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच मल्टीप्लाई उसका मोल डायपोल मोमेंट,
प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी मल्टीप्लाई उसका डायपोल मोमेंट, जो भी होगा हमारा इफेक्टिव डायपोल मोमेंट आ जाएगा। टोटल सिस्टम का क्या रहेगा, इतना समझ आया आप लोगों के? क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कीजिए जरा। डन हो गया सर। ओके हाँ। ठीक, क्वेश्चन है वन 1.4 डिवाइड कीजिए। देखिए उसने क्या किया है, ये कह रहा है मॉलिक्यूल्स हो टू आइसोमर्स आपने गॉच एंड एंटी, effective dipole moment is 1.4 debye and the mole fraction of anti is 0.3. calculate the dipole moment of gauge form. क्या करना, देखो ये आपको इफेक्टिव गिवन किया है कितना, 1.4 debye। 0.4 म्यू गॉच उसने पूछा है। हाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच कैसे निकालेंगे, आपको पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी इक्वल टू हमेशा क्या होता है, 1। हाँ ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। तो आपको एंटी का गिवन है यस कितना आ गया, 1 माइनस 0.3 0.7, तो मल्टीप्लाई 0.7 गॉच का आ गया प्लस म्यू एंटी, एंटी का उसने गिवन नहीं किया है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं किया है तो आप अप्रोक्सीमेटली क्या मानेंगे, 0 मानते हैं। एंटी का डायपोल मोमेंट क्या माने, 0 मल्टीप्लाई 0.3, तो 1.4 डिवाइड इक्वल टू म्यू गॉच मल्टीप्लाई 0.7। यस और नो? यस सर आ गया। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में? ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो यहाँ तक जो आपको पढ़ा दिया एक बार रिवाइज करके आएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। नो सर।